जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आप लोगों के लिए सीडीपी का अगला क्लास लेकर आए हैं भारत स्टेट क्लास की ओर से। मैं सनोज सर। तो आज हम फिर सीडीपी की आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं समूह तत्व कारक सिद्धांत क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है थर्स्टन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि बुद्धि जो है बहुत प्रकार की योग्यताओं के मिश्रण से बनाया गया है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। अब है हार्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस। यानी हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है, यह थोड़ी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं। यह सिद्धांत किस पे जोर देती है कि बुद्धि की जो है यह अलग अलग दशाएं होती है। यह थोड़ी यह दिखाती है कि बुद्धि जो होती है वो अलग अलग दिशाएं में प्रॉमिस होती है, अलग अलग दशाएं में होती है। तो हार्ड एंड गार्डन के द्वारा दिया गया बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत में पहला होता है शाब्दिक भाषाएं बुद्धि, वर्बल लेजेंटिक्स इंटेलिजेंस। यानी शाब्दिक भाषाई बुद्धि जो होती है, ये भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। यानी शाब्दिक भाषाई बुद्धि का मतलब होता है क्या, इसमें जो है माध्यम से जो है शब्द और भाषा का ज्ञान सीखते हैं हम बच्चे। जो होता है इसमें से क्या सीखते हैं, शब्द और भाषा को बोलने के लिए सीख जाते हैं। इससे 1 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द ऐसे बोलने लगते हैं। अब कहता है जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते। मतलब जिसको भाषा का ज्ञान अधिक होता है वे व्यक्ति क्या बनते हैं, वकील बन सकते हैं, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, ये सभी व्यक्ति बनते हैं। तो पत्रकार कौन व्यक्ति बनते हैं, जिसको शब्द भाषाई की बुद्धि अधिक होती है, वह जो होता है वकील और पत्रकार बनते हैं। अब है तार्किक गणित बुद्धि। तार्किक गणित बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति होते हैं और क्या बनते हैं। अब कहता है इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस। इसमें जो तार्किक योग्यताएं मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जो व्यक्ति मैथ यानी गणित का ज्ञाता, मतलब अधिक गणित का ज्ञान होता है, जो मैथ कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अधिक से जानता है, वह जो है तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, अकाउंटेंट बनते, बैंकर बनते, साइंटिस्ट बनते आदि बनते। तो साइंटिस्ट जो होता है, अकाउंटेंट जो होता है, उसके अंतर्गत कौन सा होता है, तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। यह जो है अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना होता है। मतलब यह स्थानिक बुद्धि क्या होता है, अमूर्त तत्वों के आधार पर, मतलब किसी चीज़ को देखकर या उसके अनुसरण करके, मतलब उसको देखना नहीं, देख करके मूर्ति के तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाया जाता है। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। मतलब जिन व्यक्ति में स्थानिक बुद्धि होता है वे क्या बोलते हैं, तो मूर्तिकार बनते, चित्रकार बनते आदि बनते हैं। अब है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो शारीरिक गतिविधि क्या होता है, बॉडली कैथेनिक्स इंटेलिजेंस। शरीर को गति देने वाली बुद्धि को शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। जो शरीर को गति देता है, जो शरीर की संरचना को बनाते हैं, उसे शारीरिक गतिविधि कहते हैं। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है वे अभिनेता बनते हैं, अभिनेत्री बनते हैं, एथलीट्स बनते हैं, डांसर बनते आदि बनते, जो अपने शरीर पे पूरा एकदम फोकस करते हैं। तो वे सभी व्यक्ति क्या बनते हैं, अभिनेत्री, अभिनेता मतलब हीरो हीरोइन बनती है, फिल्म एक्टर में काम करती है, डांसर बनता है, ये सभी चीज़ बनते हैं वो। अब है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि से क्या होता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिस व्यक्ति में संगीत की बुद्धि अधिक होती है उसे हम कहते हैं संगीतात्मक बुद्धि। इसके पास बहुत ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, गीत गाता, गाना, भोजन, भजन ये सब करता है। तो जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, सिंगर बनते हैं, इंटेंटर बनते आदि बनते हैं। ये सभी जो होता है सिंगर, गायक, ये बनते हैं। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। अंतर्व्यक्ति बुद्धि में क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा जो बुद्धि दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। इसके द्वारा जो व्यक्ति होता है, जो अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि होता है जिसके पास, उसके द्वारा यह व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। कि जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे नेता बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अब अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि ये जो है इंटरपर्सनल
पर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, मतलब खुद के साथ अपने आप में जो है इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। क्या बनते हैं? आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, जैसे संत होता है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है प्राकृतिकवादी बुद्धि। प्राकृतिकवादी क्या होता है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्राकृतिक के नज़दीक होते हैं। यह बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है? प्राकृतिक के नज़दीक। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान आदि बनते हैं, मतलब एक खेती करने वाले किसान माना जनरल लोग जो है जो खेती करते हैं वो प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत, जो खेत से रिलेटेड होते हैं, जो वृक्ष, गाछ वृक्ष, पेड़ पौधे खेती करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति क्या होते हैं? किसान होते हैं। अब है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंटल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में कैसे आए, दुनिया में क्यों आए, कहाँ से आए, भगवान कौन है, मतलब ये तार्किक लगाता, कुछ से कुछ मतलब लॉजिक दिमाग में लगाता है, भगवान कौन है, क्यों मानेंगे शंकर को, भगवान उसको क्यों मानेंगे, तो ऐसे होता। अस्तित्ववादी बुद्धि वाले होते हैं। तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होते हुए साधु, संत और फिलोसफर बनते हैं। साधु, संत ये सभी बनते हैं। तो आलोचना, मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। इसका आलोचना क्या किया गया? कहा गया कि जो है मल्टी इंटेलिजेंस की थ्योरी को कहा गया कि वैलिड नहीं माना, मतलब ये जो इंटेलिजेंस थ्योरी जो दिया गया आलोचना, इसको क्या किया गया? आलोचना कर दिया। लोग बोला कि इसमें नहीं माना, इसको वैलिड नहीं किया गया क्योंकि इसमें जो अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते, अलग अलग जो बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है, उससे हम क्या कर सकते हैं? माप नहीं कर सकते हैं। अब है त्रियामी सिद्धांत। त्रियामी सिद्धांत जो होता है थ्री डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत को बुद्धित संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब त्रियामी सिद्धांत का थ्योरी किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था, और संरचना भी कहते हैं। एक गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है: विषय वस्तु यानी कंटेंट, सक्रिय ऑपरेशन तथा उत्पाद प्रोडक्ट्स। ये 3 पर आधारित होते हैं। तो त्रिचाप्य त्रिघट्य सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अस्टनबर्ग ने किया है। तो अस्टनबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। त्रिचाप्य का मतलब होता है अस्टनबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला बांटा है अनुभवात्मक बुद्धि, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। तो दूसरा बांटा है घटिकीय बुद्धि, कंपोनेंटल इंटेलिजेंस। संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो ये सभी बुद्धि के अंतर्गत जो होता है, अस्टनबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया। तो कहा गया है अनुभवनात्मक बुद्धि क्या होता है? अनुभवनात्मक बुद्धि यह वह बुद्धि होता है जो अनुभवों पर आधारित होता है। किस पे? जो खुद के अनुभव पर आधारित होती है। व्यक्ति अनुभव से कुछ नए चीज़ को खोज करता है, अपने अनुभव से कुछ नया क्रिएट करता है, कुछ नया चीज़ का निर्माण करता है। तो ऐसे बुद्धि को जो खुद के अनुभव से हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो अनुभव अपना खुद का अनुभव बताता है, अनुभवनात्मक बुद्धि के अंतर्गत आता है। अब घटिकीय बुद्धि क्या होता है? घटिकीय बुद्धि होता है, उसे कहा जाता है जो घटिकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। मतलब खुद से कल्पना करते कि हम ये करते, वो होता, काश ऐसा हो जाता, कभी ऐसा हो जाता, तो खुद से कल्पना करते रहते हैं, सोच लेते। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति में होते हैं, जो मतलब बिना सोचे कोई भी चीज़ को जानते नहीं, सोचते, देखा नहीं, उसके जैसा कल्पना करना शुरू कर देता कि काश ऐसा होता। तो ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। अब है संदर्भनात्मक बुद्धि। इसकी संदर्भनात्मक बुद्धि जो वाले व्यक्ति जो होते हैं, इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिसको उसके अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं, मतलब पर्यावरण के साथ जो है समायोजन करते हैं और उसके साथ व्यवहार भी करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग किसे कहते हैं? कहता है अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? लर्निंग, जो सीखने की प्रक्रिया जो होता है, हम लोग जो सीखते हैं, यानी जन्म से ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और मृत्यु तक सीखते हैं। कुछ ना कुछ हम लोग मृत्यु के समय तक, जब तक कर्म मर नहीं जाए तब तक हम लोग सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो परिस्थितियाँ सीखती हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है।
अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति जो है प्रत्येक स्थिति में सीखते हैं, चाहे कोई भी स्थिति में क्यों न हो, वह कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और यह सीखना इसलिए है कि हम कह सकते परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में क्या करता है, वह बदलाव लाता है, चेंजिंग लाता है। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु क्या है। अब हम लोग चलते, सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, सीखना जो होता है एडेप्टेशन होता है, मतलब कोई चीज़ को हम एडेप्ट करते हैं तो इसके अनुकूल सीखता है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है और सीखना सार्वभौमिक भी, यूनिवर्सल प्रक्रिया भी है। ट्रुथ भी है कि सीखना भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक अनुकूलन प्रक्रिया है। अब सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है। सीखना हमारे व्यवहार में परिवर्तन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हमारे सीखने की जरिया आगे बढ़ते हैं तो परिवर्तन होते जाता है। पहले हम कुछ छोटा सा वर्ड के बारे में जानते, धीरे धीरे उससे बड़ा सीखते जाते, तो हमारे में सीखने के साथ साथ व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जो हमारे मानसिक प्रक्रिया है। हमारे माइंड जो बड़ा हो जाता है, हमारे सीखने की प्रक्रिया भी उतना बड़ा हो जाता है और हम आगे सीखने लगते हैं। स्कूल का अधिगम में प्रवेश से स्वाभाविकता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। जब हम स्कूल में या अधिगम में सीखने के प्रवेश में स्वाभाविकता लेते हैं, भागी लेते हैं, तो कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। तभी सार्थक अधिगम क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये होता है अधिगम। अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। अधिगम जो होता है बहुत अधिक सार्थक होता है, मतलब एकदम सार्थक होता है और बहुत प्रभावशाली भी होता है। और वह मुख्यतः स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्ट हो, मतलब खुद से भी निर्देश कर सकता है, निर्देशित करता है, खुद से भी उसका सोच सकता है, ऐसा अधिगम होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर होता है। मतलब जब शुरुआती कक्षा में होता है, बच्चा खुद से कोई भी चीज़ करके सीख रहा है तो इसको लर्निंग डूइंग दृष्टिकोण बेहतर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भी भागीदारी महत्वपूर्ण होता है। अधिगम मूल रूप से एक सामाजिक क्रिया है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया, समाज से हम कुछ सीखते हैं, स्कूल से भी कुछ सीखते हैं, हम अपने परिवार से भी कुछ सीखते हैं, सब कुछ एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान एनालिसिस जो होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शामिल है। अब अधिगम वक्र क्या है, कर्व्स ऑफ लर्निंग, मतलब कर्व्स ऑफ लर्निंग क्या है, अधिगम वक्र क्या है। जब कहते हैं कि जब हम अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम यानी माध्यम ग्राफ, किसी माध्यम ग्राफ आरेख से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनतम या अधिकतम या शून्य की अधिकतम स्थिति जानी जाती है। मतलब कितना हम सीखें, कितना कम हुआ, फिर घटते, तो हमारा जो सीखने की प्रवृत्ति जो विकासशील होता है वह क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। तो वही वक्र के बारे में बताया जाता है कि अधिगम हम जब किसी ग्राफ के माध्यम से किसी क्षमताओं आदि को हम किसी ग्राफ या आरेख के माध्यम से सीखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वह अधिगम क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। इस अधिगम की न्यूनतम या अधिकतम या शून्य स्थिति की व्यक्त की जाती है। शून्य से इसको हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं कि कितना अधिक हुआ, कितना कम हुआ, ये प्रक्रिया। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, यानी इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला बताया गया सरल रेखीय वक्र यानी स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है, इसमें सीखने की गति जो होती है एक समान होता है, एकदम हम सीधे सीखते चले जाते हैं। और अब है उन्नतोत्तर वक्र यानी एलिवेशन कर्व। इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होना शुरू हो जाता है। मतलब शुरुआत में बहुत तेज़ी से सीखते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उच्चतर पर अधिकतम पे जाने के बाद फिर हमारा जो सीखने की गति जो था वो पूरी तरह से धीमी हो जाती है। अब है नतोदर अधिगम वक्र, ये कनकेव लर्निंग कर्व होता है। इसमें जो होता है शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और
वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। मतलब इसमें क्या होता है, शुरू में जो है सीखने की गति थोड़ा धीमी हो जाती है, मतलब कम होता है, और धीरे धीरे फिर ये सीखने की गति तेज होने शुरू होता है और उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है, पूरा उच्चतम स्तर की बढ़ने लगती है। अब है मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र क्या है, इसमें शुरू में जो है अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी जो है अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से होती है। तो यह वक्र जो है वक्रों उन्नतोत्तर या नवोत्तर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप होता है। मतलब इसमें जो दोनों मिला होता है, उन्नतोत्तर और नवोत्तर दोनों होता है। मतलब ये कभी क्या होता है, शुरुआत में ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, फिर अंतिम में कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। अब अधिगम पठार क्या है, लर्निंग पेंटल क्या है, लर्निंग पेंटल। अधिगम पठार क्या होता है, तो अधिगम पठार जो होता है इसमें सीखने की गति रुक जाती है। सीखने की गति क्या होती है, रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है। अधिगम की पठार में अधिगम की गति यानी सीखने की जो गति होती है वह क्या होती है, लर्निंग की जो गति होती है क्या होती है, वह शून्य होता है। इसमें क्या होता है, गति, इसमें जो सीखने की गति है रुक जाती है। इसमें ना तो उन्नति होती है ना अवनति, मतलब ना तो इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस करते हम, ना ही नीचे गिरते, एकदम अधिगम गति 0, जहाँ की जस की तस पड़ा हुआ रहता है। तो ये होता है अधिगम पठार। तो आज हम इतना ही, अगले क्लास में हम इससे आगे की ओर पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही कह अपने विषय को स्टॉप करते हैं। तो आप लोग जितना पढ़ लिए उसको दोहराते रहिए। उसके बाद हम जो है फिर इसको पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, जितने भी सब कुछ हम आगे बताएंगे। तो आज हम इतना ही कहकर, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है भारत सीटेट क्लास बाय सनोज सर। इस पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आगे पढ़िए। और मेरा हौसला बढ़ाइए कि हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहे, आप लोगों को देते रहे। हम मेहनत करते हो तो मेहनत करेंगे और आप लोगों के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करके हम आप लोगों को 21 जनवरी जो एग्ज़ाम है अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए और 120 नंबर से ज़्यादा लाइएगा, ये मेरा विश्वास है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, पढ़िए, हम जितना बता देते उससे कुछ भी ज़्यादा मत पढ़िए, उसको पढ़िए और आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।